आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 19 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप अपनी स्वेच्छा से उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके पहले के जितने शिफ्टों में पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी देख सकते हैं। उन सभी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि वो तरीके आपको समझाऊं, वो तरीके आपको बताऊं जिससे आप एग्जाम में से कम समय में करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच सके। जहां पे जरूरत होती है कॉन्सेप्ट की, वहां पे मैं कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस करता हूं। तो अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, खास तौर पे मैथ और रीजनिंग के लिए, क्योंकि कुछ दिनों में मैं रीजनिंग की भी क्लासेस इस चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो इन दोनों सेक्शन में अगर आप इस चैनल को अगर फॉलो कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें। उसके बाद से आप मेरे द्वारा दिए गए सोल्यूशन को देखें। इससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 3/4 प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 7 कम में 7 हो जाएगा, 3 10 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। और 7/10 किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 7 और 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5 और 7 शेष बचते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बेसिक से करना बताया है, पर मैं बेसिक से करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये एक तौर पे प्रैक्टिस है आपके लिए, तो इसको मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा। आप इसको कैसे कम से कम समय में कर सकते हैं। तो देखिए, अगर 3 से आप भाग देते हैं तो 1 शेषफल आना चाहिए, यानी कि अगर संख्या में से अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं इसमें से 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 84 लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 4 12, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये हो सकता है। ठीक है, इसमें से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा तो 97 हो जाएगा, लास्ट में 7 बच जाएगा, ये 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, तो अगर 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 92, और ये तो 3 से विभाजित हो जाएगा, 8 2 10 करेंगे तो ये आपका 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि आपका पहला हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 5 से विभाजित करने के बाद से 3 शेषफल आता है, तो अगर 3 घटाएं तो हम 5 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर इसमें से मैं 3 घटाता हूँ तो ये लास्ट में 5 या 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये 5 से तो विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करके आप करेक्ट आंसर तक पहुंचने का प्रयास करिए। ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये आपकी हेल्प के लिए दिए गए हैं, क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो उस ऑप्शन तक हमें पहुंचना है, या तो हम बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएं, या आंसर एलिमिनेशन मेथड से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएं, क्योंकि दोनों कंडीशन में आपको नंबर सेम ही मिलेंगे अगर सही होता है तो बाकी बेसिक भी सीखे रहिए, क्योंकि टाइम इसमें बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो बेसिक से भी अगर करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, पर ये सारे तरीके आप प्रैक्टिस किए रहिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपका टाइम बचेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 4 दूना के 8x², 4 दूना के 8x², प्लस माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो हटा दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा तो 6 दूना के 12 माइनस का हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा तो माइनस का 9 चौको 36 हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ये बराबर किसका हो जाएगा तो 18 का हो जाएगा। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तो माइनस का 18/36 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा किसी निश्चित कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। तो मैं लिख लेता हूँ कि ईसा किसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। ईसा और स्मृति, तो ईसा और स्मृति उसी कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ईसा, स्मृति और अश्लेषा, यानी कि ईसा, स्मृति और अश्लेषा, मान लेता हूँ कि ये है, ये कितने दिनों में तो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ईसा और अश्लेषा उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि आई और ए ये मिलकर कितने दिनों में करेंगी। तो इन तीनों कैल्शियम ले लेता हूँ, तो 22 हो जाएगा। इससे 10 में एक 5 का फैक्टर दिख रहा है तो 5, ये क्या हो जाएगा इन कैल्शियम हो जाएगा। 22 से भाग करूंगा तो 5 बार चला जाएगा, 11 से भाग करूंगा तो 10 बार, और 10 से भाग करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा तो 11 बार चला जाएगा।
तो यहाँ से आई की इफिशियंसी क्या निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई, और आई और एस की इफिशियंसी 10 है। तो इस 11 में से अगर मैं 10 घटा दूंगा तो एक जो निकल के आएगी इफिशियंसी वो एक ही हो जाएगी। और आई और ए से कराना है तो 5 और 1 6, इन दोनों की एक साथ मिलकर इफिशियंसी हो जाएगी। टोटल वर्क 22 × 5 है। इसको 6 से कराना है तो कितना समय लगेगा, तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11 × 5 = 55/3 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 39 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 50 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है वो 39 पुस्तकों के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकाल देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो 39/50 हो जाएगा। यानी कि 50 की वस्तु खरीद के 39 में बेच रहा है, तो कितने का घाटा हो रहा है, तो 11 रुपये का घाटा हो रहा है। कितने पे, 50 पे। आपसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा, तो 50 दूना के कितना हो जाएगा 100, 11 में 2 का गुणा करूंगा तो 22% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे, तो 47 घाते कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। भाग दिया गया है 47 घाते 16 से, ऊपर जाएगा तो ये -16 हो जाएगा, और -10 पहले से है। तो आंसर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो अगर 16 में 11 जोड़ूंगा तो 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, यानी कि -37 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 32:40:68 के अनुपात में धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल 3210 का लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिस अनुपात में पैसे का इन्वेस्ट करेगा उसी अनुपात में लाभ में उसको हिस्सा मिलेगा। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके रेशियो अगर निकाल देता हूं तो 4 से भाग करूंगा तो 8 बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, और 17 चौको 68 17 बार चला जाएगा। तो ये एक्स वाई और जेड के बीच में क्या हो जाएगा, राशि का अनुपात हो जाएगा, और इसी अनुपात में उन्हें लाभ मिलेगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि एक्स को 8, वाई को 10 और जेड को 17 मिल रहे हैं, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 17 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और इसी 35 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है कि 3210 दिया है। आपसे वाई और जेड के हिस्से का बीच का अंतर है, यानी कि 17 में से 10 घटाऊंगा तो 7, इसी 7 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सिंपल सा, अगर 35 की वैल्यू इतनी है तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से भाग कर दूंगा, तो 7 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 5 6 30, 2 21 हो जाएगा, 5 चौको 20, 1 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10, यानी कि 642 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 158 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 159 हो जाएगा। जब भी प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी संख्याओं का औसत पूछे बस उससे एक जोड़ दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। और अगर विषम का पूछता है तो सिंपल सा, जो भी n का मान होता है वहीं क्या होता है आपका आंसर होता है। अगर ये कहता है कि प्रथम 158 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 158 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या आपको दी गई है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो लास्ट में 1 है, इसका मतलब जिसमें भी 2 का फैक्टर होगा वो तो आंसर नहीं होगा। तो 36 में भी 2 है, 38 में भी 2 है, 30 में भी 2 है, तो ये तीनों आपके आंसर नहीं होंगे। तो इस हिसाब से कई ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो पहली संख्या को अगर x मानता हूँ तो इसका 38% यानी कि 38/100 ये बराबर किसके है, तो दूसरी संख्या को अगर y मानता हूँ तो इसके 2/7 के बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 19 दूना का 38 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा। और इधर मैं अगर करूँगा तो 19 सत्ते कितना होता है, तो 133 होता है, तो 100/133 हो जाएगा। और ये किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 87% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 5% जो मत थे वो अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ और उसने 1653 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। तो कह रहा है कि कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। तो इसको करने का तरीका मैंने आपको समझाया है, बताया भी है, यहाँ पे फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ। तो कह रहा है कि कितने मतदाता पंजीकृत थे, तो मैं मान लेता हूँ कि x जो है वो मतदाता पंजीकृत है। तो चुनाव में इसका 87% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो इसका 87% लोगों ने क्या किया, मतदान किया, तो 87/100 हो जाएगा। कह रहे कि 5% अवैध मत पाए गए,
तो वैध मत कितने हो जाएंगे? अगर 5% अवैध है तो वैध मत कितने हो जाएंगे? तो 95% हो जाएगा, तो 95/100 हो जाएगा। और विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 52% प्राप्त होता है, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? तो 48% प्राप्त होगा। और इसका अंतर निकालूं तो 4% हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसका 4% निकाल देता हूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा 1653 के बराबर हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेता हूं, तो ये कितनी बार चला जाएगा? तो 25 बार चला जाएगा। 5 से कट करूंगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 19 पचे 95 हो जाएगा। 19 से कट करूंगा तो 19 वाट 152 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 133 हो जाएगा। 19 7 133 होता है, तो ये 87 से 87 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो ये 5 है और इसके साथ 4 जीरो हो जाएगा। 5 के साथ 4 जीरो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 4πr² होता है। बस वैल्यू रख दीजिए। तो 4 × पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू है 2.8, इसका स्क्वायर यानी कि 2.8 दो बार हो जाएगा। कट करूंगा तो 7 चौक 28.4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो या तो आप इसको सॉल्व कर लें या सिंपल सा आप दिख रहा है कि 22 में कि 11 का फैक्टर है, तो 11 से चेक कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा, 5 2 7, इसका अंतर 0 और 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, 9 5 14, इसका भी अंतर 0 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 9 2 11, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो इसका भी अंतर 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ। तो 9 5 14 हो जाएगा, 8 6 14, बिल्कुल ये अंतर 0 के बराबर आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये भी तरीके सीख रहे हैं, या तो आप इसका गुणा करके निकालेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौको कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, लास्ट में कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और लास्ट में 6 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालें उसके बाद ही टिक करें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ऑप्शन है वो आपकी हेल्प के लिए दिए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जो ऑप्शन है उस पर एक नज़र जरूर देख लिया करिए, इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय 62,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 15,600 के रूप में कुल लाभ में से संजय का हिस्सा 1900 है, तो उनके निवेशों में कितना अंतर होगा? ठीक है, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन बताया हूँ कि जिस अनुपात में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसी अनुपात में उन्हें लाभ में हिस्सा मिलता है। तो अगर टोटल लाभ 15,600 है तो इसमें से संजय का हिस्सा कितना है? तो 1900 है, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती, यहाँ से मैं 0 हटा भी लेता हूँ। तो अगर 156 टोटल लाभ है तो 19 उसमें से संजय का हिस्सा है, तो अगर मैं घटा दूंगा तो ऋतिक का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 16 में से 9 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 137 क्या हो जाएगा? तो ये ऋतिक का हिस्सा हो जाएगा। तो ऋतिक ने कितना निवेश किया होगा? तो 137, और संजय ने कितना निवेश किया होगा? तो 19। ये उनके निवेश का अनुपात हो जाएगा। तो अगर अंतर निकाल दूं तो अंतर कितना हो जाएगा? तो 17 में से 9 जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1, यानी कि 118 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और दिया क्या है? तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो टोटल वैल्यू कितना दिया है? तो 62,400 दिया है। तो जोड़ूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा? तो 156 के बराबर हो जाएगा। तो 156 की वैल्यू अगर कितना दिया है? तो 62,000 अगर 400 है तो आपसे 118 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्व करके आप आंसर निकाल दीजिए। तो देखिए अगर कट करता हूँ, 4 से कट करूँगा तो ये हो जाएगा 4 में 12 हो जाएगा, 3 36, 4 9 36 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4 का में 4, 2 4 5 20, 24 हो जाएगा। 4 6 24, यानी कि कितना हो जाएगा? 15,600 हो जाएगा। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 39 ये कट जाएगा, दिख रहा है अभी। तो 9 चौको 36, यानी कितनी बार चला जाएगा? 400 बार चला जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो बस 400 का इसमें गुणा कर देंगे, तो लास्ट में 2 जीरो हो जाएगा। 8 चौको 32 को 2 3 हो जाएगा। 11 चौक 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा? 47, यानी कि 47,200 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? तो 34 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा? तो वैल्यू इतनी छोटी है तो मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन को। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि उनका योग अगर 24 है तो इसमें से 2 घटा दीजिए, तो 2 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो 11 हो जाएगा और 13, ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी। अगर स्क्वायर करेंगे तो कभी भी वर्गों का योग 34 नहीं होगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो 28 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 24 से वैसे ही बड़ा है। 18 को देख लेता हूँ, तो इसका 2 घटा के अगर आधा करूँगा तो ये तो सम संख्या दे रहा है, क्योंकि 16 का आधा हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो 34 आ रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि 54 के घाते 0.2 बराबर x है और 54 के घाते 0.47 बराबर y है और x के घाते z बराबर y के घाते 3 है, तो z का मान कितना होगा। तो बस इस वाले क्वेश्चन में रख दीजिए। तो 54 के घाते कितना हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा, ये इंटू जेड हो जाएगा क्योंकि x के घाते z है और x की वैल्यू 54 के घाते 0.2 है। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो y की वैल्यू है 54 के घाते 0.47 है और इसका क्यूब है, तो 3 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब भी आधार समान रहते हैं तो घात एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से 2z इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 4.7 इंटू 3 के बराबर हो जाएगी। दोनों तरफ 10 से मैं गुणा कर दिया हूँ। तो z की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो z की वैल्यू निकालने के लिए 2 से इधर भाग कर दूंगा। तो भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 7 या 21 को 1 2 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग कर दीजिए तो 2 7 14 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा, यानी कि 7.05 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक वो आंकड़ा होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो चेक कर लीजिए। तो 70 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है और दिख रहा है कहीं 70 तो नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 बार। 81 कितने बार आया है, तो 1 बार हो जाएगा और दिख रहा है कहीं पे तो नहीं दिख रहा है, तो ये भी 1 बार हो जाएगा। 75 देख लीजिए, तो 75 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा और कहीं दिख रहा है तो इधर दिख रहा है 3 बार, तो ये 3 बार हो जाएगा। 67 यानी कि 67 को देख लीजिए, तो ये 1 बार हो जाएगा और कहीं पे दिख रहा है ये, तो और कहीं पे नहीं है। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, 75 आया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपना 22,800 की धनराशि में से आंशिक धनराशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और आंशिक धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि वह 6 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज अर्जित करती है तो 14% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 14% पर निवेशित धनराशि x है और 7% में निवेशित धनराशि y है, इंटू क्या हो जाएगा, रेट कितना है, तो 14% है, समय कितना है, 6 वर्ष का है, डिवाइडेड बाई 100, ये ब्याज हो जाएगा। इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो रेट आपका है 7% है, समय 6 ही है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का अनुपात मैं निकाल दूंगा। तो देखिए 6/100, 6/100 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, तो 1/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 3, इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 22,800 दिया है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो 14% में निवेशित धनराशि x है, x का मान 1 है, इसी 1 की वैल्यू निकाल दी है। तो 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 7 21 1 18, 3 6 18 यानी कि 7600 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिना सॉल्व किए भी इसको निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए जो आपका वर्ष है वो सेम है, रेट आपका क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है। इसका मतलब जो धनराशि हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। तो 14% पे जो राशि निवेश की गई होगी उसी का हम अगर दोगुना कर देंगे तो 7% पर निवेशित धनराशि का अनुपात निकल के आ जाएगा, यानी कि इनका अनुपात डायरेक्ट 1:2 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 22,800 के बराबर है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसान ने कुछ शार्पनर 150 प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उन्हें 19 प्रति शार्पनर की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए एक का अगर मूल्य 19 है तो 12 का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12 × 19 गुणा कर लेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी कि खरीद के 150 में लाया था और बेच 228 में रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 78 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे, तो 150 पे। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 50 3 या 150 हो जाएगा, 50 दूना के 100 हो जाएगा, 3 से कट करूंगा तो 3 दूना के 6 1 18, 6 बार हो जाएगा और 26 दूना के 52 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 9,828 है और ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो धनराशि कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। तो यहाँ पे रेट 12%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रैक्शन के रूप में 12/100 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 × 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 × 4 = 100 हो जाएगा। यानी कि जो नीचे वैल्यू जो भी आती है बस इसी का क्या कर दीजिए, 2 वर्ष का बोले तो स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि धनराशि क्या है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 ये धनराशि है। तो पहले साल का ब्याज इस पर कितना हो जाएगा,
तो 25 यहाँ 75 रुपये इस पर ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 3 बटा इसका 25 निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी ब्याज कितना आ जाएगा 75। अभी जो पहले वर्ष 75 रुपये का ब्याज है, तो दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा, इसका 3/25 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो ये पहले साल का ब्याज हो जाएगा और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 14, यानी कि 84 हो जाएगा। इसी 84 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 9 8 2 8 दिया है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, धनराशि यानी कि 625 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व करके 625 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए अगर इसमें इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 से कट कर दूंगा तो 4 दूना के 8, 4 में 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 1 18 हो जाएगा, 4 चौको 16, 2 22, 4 5 20, 2 28, 4 7 28 हो जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 8 24 हो जाएगी, 3 का में 3 2 27, 3 9 27 हो जाएगी। 1 की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 7 का में 7 हो जाएगा, और ये 11, 7 का में 7 हो जाएगा, 4 49, 7 7 49 हो जाएगा। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 117। 625 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 625 का इसमें गुणा कर दूंगा। तो देखिए जो भी आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 25 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 625 में एक 25 का फैक्टर है। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 7 1 8 1 9, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 25 से ये पहली वाली वैल्यू कट जाएगी, ये 25 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी 25 से नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से चेक कर लीजिए कि 9 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही है। तो 7 3 10, 10 4 14 हो जाएगा, और 7 5 12, 14 में अगर 12 जोड़ूंगा तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेता हूँ। तो 7 3 10, 2 12, 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, 18 9 से विभाजित होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए स्टेशन एम से 6:45 निकलती है और उसी दिन 3:45 PM स्टेशन एन पर पहुंचती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से 8:45 निकलती है और उसी दिन 2:45 स्टेशन एम पर पहुंचती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी के मिलने का समय कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो ट्रेन ए द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, तो 6:45 पे चल रही है और 3:45 पहुंच रही है, तो 6 और 6 12, 6 3 9 घंटा लग रहा है। तो यहाँ से ए की स्पीड क्या हो जाएगी, तो D/9 हो जाएगी, ये ए की स्पीड हो जाएगी। बी की स्पीड क्या हो जाएगी, तो D/बी को कितना समय लग रहा है, तो ये 8:45 से निकलती है और 2:45 पे पहुंच रही है, तो 8 4 12, 4 2 6 इसको लग रहा है, तो ये बी की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो ए है वो बी से कितने घंटे पहले चल रहा है, तो 2 घंटे पहले चल रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे पहले चल रहा है और ये 9 घंटे में टोटल दूरी तय कर दे रहा है। तो अब कितनी दूरी बची होगी, तो ए के 7 घंटे की दूरी बची होगी, 7D/9 दूरी ये बची होगी। ठीक है, और इसी दूरी को अब तय किससे करना है, तो दोनों एक दूसरे की साइड चल रही है, तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो बस इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। 9 से कट करूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2D हो जाएगा और प्लस 3D हो जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो 5D बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसी स्पीड से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 5D/18 हो जाएगा। 9 दूना के 18 हो जाएगा, इससे 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 7D × 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 5D हो जाएगा। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको भाग दूंगा तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, और ये 4/5 घंटे हो जाएंगे, यानी कि 2 घंटा 4/5 ये हो जाएगा। इसको मिनट में बदल दूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा, 12 5 60 हो जाएगा, 12 4 48 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा 48 मिनट बाद क्या हो जाएंगी, ये मिल जाएंगी। तो 2 घंटा 48 मिनट किसके, तो जो बाद में चला है, यानी कि 8:45 के 2 घंटा 48 मिनट बाद मिलेंगी। तो 8:45 में मैं क्या करूँगा, 2 घंटा और 48 मिनट जोड़ दूंगा, तो 8 5 13 को 3 हो जाएगा, और ये 4 4 8 हो जाएगा। 60 से अगर मैं घटा देता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, और 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी कि 11:33 पर क्या हो जाएंगे, ये मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खोखला गोलाकार खोल 7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो खोल का भार कितना होगा। ठीक है, तो खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो r क्यूब यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या क्या होगी, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा इंटू 22/7 हो जाएगा और इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आयतन क्या निकल के आ जाएगा, तो 22 × 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3, ये आयतन हो जाएगा। आपसे इसका भार पूछ रहा है, जो कि ग्राम में आपसे कितना होगा ये पूछ रहा है। तो भार बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व 7 है, आयतन कितना निकल गया है, तो 22 × 4
और डिवाइडेड बाई 3 है। चूँकि निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा। 7 से गुणा कर दूंगा तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 5 कितना हो जाएगा तो 61 हो जाएगा। 3 से भाग कर देता हूँ मैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 205 के करीब आना चाहिए। 205 के करीब एक ही आंसर आपको दिख रहा है 205, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त 3 और 672 है। तो इनमें से अगर एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये बराबर किसके होता है तो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। तो 3 इंटू 672 इसके बराबर क्या हो जाएगा तो पहली संख्या आपको दिया है 96, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तो बस सॉल्व कर दीजिए। तो 3 से कट करूँगा तो 3 3 3 दूना के 6 हो जाएगा। 32 दूना के कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये 3 2 32 बचेगा। 32 कम 32 यानी कि दूसरी संख्या यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 21 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 24% की दो क्रम की छूटें किस एकल छूट के बराबर होगी। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 65 प्लस 24 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा तो 65 इंटू 24 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 4 से कट कर लेता हूँ तो 6 बार हो जाएगा और ये 25 बार हो जाएगा। 5 से कट करता हूँ तो 5 पचे 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 13 पचे 65 हो जाएगा। तो 13 हो जाएगा। 13 में 6 का गुणा करूँगा तो 78 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको भाग करूँगा तो 5 का में 5 हो जाएगा, 2 28 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 30, 5 छके 30 हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। इसमें से क्या करूँगा मैं 15.6 घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि दशमलव के बाद से 4 आना चाहिए और दशमलव के बाद से 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 73.4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D पर BD लंब AC है और कोण DBC 65 अंश का है। BC पर एक बिंदु E इस प्रकार से है कि कोण CAE 48 अंश का है। तो कोण AEB की माप कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। हर शिफ्ट में इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पैटर्न रिपीट कर रहा है, एक ही पैटर्न पर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये AC हो जाएगा और ये B हो जाएगा। B से लंब ये D है, BC पे एक बिंदु E, ये मैंने E माना है। आपको कोण क्या दिया है DBC, यानी कि ये जो कोण है वो कितना अंश का है 65 अंश का है। और कितना दिया है तो CAE, तो CAE यानी कि ये जो कोण है कितने अंश का है तो 48 अंश का है। आपसे कोण पूछ कर रहा है कि AEB, तो AEB यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है। देखिए ये लंब डाला गया तो ये 90 अंश का होगा। ये अगर 48 अंश का है तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा तो 90 में से 48 घटा देंगे। तो 90 में से 48 अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि 42 अंश का हो जाएगा। और जैसे ये 42 अंश का होगा तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा 42 अंश का हो जाएगा। इस त्रिभुज में देखें तो तीनों का योगफल कितना होना चाहिए 180। तो 42 में 65 जोड़ के 180 में से घटा दूंगा। तो 180 में से घटाऊंगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। यानी अगर घटा देता हूँ 107 तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पे 2740 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। तो 100% की वृद्धि करने का मतलब दोगुनी हो जा रही है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए इसका आधा कर दूंगा मैं। तो 2 का में 2 हो जाएगा, 2 3 6 1 14, 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि 1370 क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी कार्य को 11 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य को 19 दिनों में कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य किए हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो A 11 दिनों में कर सकता है, B जो है वो 19 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 19 इंटू 11 हो जाएगा। यहाँ से A की एफिशिएंसी 19 हो जाएगी, B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी तो 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 30 एक साथ इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। और इस 30 एफिशिएंसी से अगर ये 6 दिनों तक काम करते हैं तो 180 कार्य कर देंगे। टोटल कार्य कितना हो जाएगा तो ये जो 9 हो जाएगा, 9 1 10 यानी कि 209 टोटल कार्य हो जाएगा। इसमें से 180 इन्होंने कर दिया है तो बचा कार्य कितना हो जाएगा तो 20 और 9 29 कार्य बचा होगा 209 का। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाकर एक पुल को 4.9 मिनट में पार करता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी। तो स्पीड क्या है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना लग रहा है तो 4.9 मिनट लग रहा है। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दूंगा।
तो 12 छः के 72 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। 6 से अगर गुणा करता हूँ तो 6 9 54 को 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 चौको 24 और 5 29 हो जाएगा। 5 से भाग करता हूँ तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 44 हो जाएगा, 5 8 40, 5 8 40, यानी कि 5.88 क्या हो जाएगा किलोमीटर में इसकी दूरी हो जाएगी पुल की, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 19 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना उस समय पी की आयु के 7 गुने से 47 वर्ष कम होगा, तो क्यू की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो इसको बेसिक से करना मैंने सिखाया है, यहाँ पे मैं ऑप्शन के थ्रू आपको करना सिखाऊंगा। तो क्यू की वर्तमान आपसे पूछ रहा है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो मैं मान लेता हूँ कि 86 क्यू की वर्तमान आयु है। तो अगर इसमें 19 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो पी की वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। तो 86 में अगर मैं 19 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 और 6 15 को 5 हो जाएगा, और ये 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और पी की वर्तमान आयु जो भी होगी उसका 4 गुना करूँगा तो 105 होगा। तो किसी भी संख्या का 4 गुना करने पे 105 नहीं प्राप्त होगा, तो ये आंसर वैसे ही नहीं होगा। 91 देखता हूँ तो 19 में अगर 91 जोड़ूंगा तो 9 1 10 हो जाएगा, और 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर 4 गुना करूंगा तो 110 भी नहीं होगा, क्योंकि 110 4 से विभाजित ही नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 79 अगर देखता हूँ तो ये 98 हो जाएगा, जोड़ूंगा तो 98 भी आपका 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से कई ऑप्शन आपका बच रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिए, बहुत कम समय में आप क्वेश्चन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 35% और 5% की 2 क्रम की छूटें प्राप्त करने के बाद 1600 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदी। तो 1600 अगर उसका अंकित मूल्य है तो 35% की छूट देने के बाद से कितना बचा होगा, तो 65% बचा होगा, और 5% की छूट देने के बाद से 95% बचा होगा। तो इतने रुपये में खरीदा हो, तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखिए, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करूँगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा, इसको कट करूँगा तो 25 बार चला जाएगा। 5 से कट करूँगा तो 19 पचे 95 हो जाएगा, और 13 पचे कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा। तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 4 × 13 × 19, ये क्या हो जाएगी, वस्तु की कीमत हो जाएगी। ठीक है। आगे कह रहा है कि दुकानदार ने फिर अंकित मूल्य में इस प्रकार का बदलाव किया कि 5% की छूट देने के बाद से 25% का लाभ होता है। तो यहाँ से एमपी और सीपी का मैं रेशियो निकाल दूंगा। तो जितने की छूट दे रहा है वो सीपी में से यानी कि 100 में से घटा दूंगा, तो 5% की छूट दे रहा है यानी कि 95 हो जाएगा, और लाभ कितने का हो रहा है, तो 25% का, तो 100 में जोड़ दूंगा। तो ये एमपी और सीपी के बीच में क्या हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5 से कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 25, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 19 पचे 95 हो जाएगा, यानी कि एमपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 25/19 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा होगा। तो देखिए, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, तो 19 की ये वैल्यू है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 25 की पूछ रहा है, तो 25 का बस इसमें गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 13 चौको कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 × 25 हो जाएगा, गुणा करूंगा तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, लास्ट में जीरो आएगा, और 25 पचे 125, और 5 कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा, यानी कि 1300 क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य रखा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए, अगर इस साइन को अगर कोसेक में बदलता हूँ तो ये 1/कोसेक कोसेक थीटा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 23 अंश हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो कोसेक 23 अंश हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 23 अंश हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो tan 23 अंश हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं। और ये कितना हो जाएगा, तो इसी की तरह ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 अंश हो जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो सेक 23 अंश हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 23 अंश हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो कोसेक 23 अंश हो जाएगा, इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 अंश हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो tan 23 अंश हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर 23 अंश हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो सेक 23 अंश हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, tan 23 से ये tan आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक tan बचा है, इस कॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा कॉट 23 अंश बचेगा। ठीक है,
और सेक अपन कोसेक ये भी किसके बराबर हो जाएगा, tan 23 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आप इसको बिना ये सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पे आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लीजिए और उस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 19 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।